नमस्कार। आप देख रहे हैं टीके न्यूज। अभी हमारे साथ डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं। आप अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी पटना हैं। कहानीकार, नाटककार, फिल्म मेकर और आपने दर्जन भर पुस्तकों का लेखन विभिन्न विषयों पर किया है, जिनमें महत्वपूर्ण है साहित्य, मीडिया, रंगमंच और आत्मकथा के 2 खंड। 30 साल लंबी सड़क और फेड इन फेड आउट आपकी बहुप्रशंसित एवं बहुचर्चित पुस्तकें हैं। आप मृदुभाषी, एक अच्छे प्रेमी और आपका कोमल व्यवहार हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपको यदि एक शब्दों में हम समेटे तो कहेंगे, समाना चाहती जो बीन उर्मे, विकल उस सुनने की झंकार है आप। डॉक्टर किशोर जी, डीके न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपने जीवन के अमूल्य क्षणों को जिया है। विद्यार्थी काल से भी आप मेधावी छात्र रहे हैं और आकाशवाणी पटना में आपने अपने प्रतिभा के बल पर कई क्षेत्रों में वहाँ भी बहुत प्रशंसित कार्य किए हैं। अपने जीवन के कुछ मूल्यवान अनुभव को हमारे दर्शकों से आप शेयर करें। सबसे पहले तो सुमन जी, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं और मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं मेधावी छात्र कभी नहीं रहा। मेधावी जिस अर्थ में आप कह रहे हैं कि बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत अच्छी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हूँ, तो मैं ऐसा छात्र नहीं रहा और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि शुरू में मैं था 7वीं बोर्ड उस समय हुआ करते थे, बाद में हट गया वो, मेरे एग्जाम के बाद ही वो, उसी साल के बाद वो बंद हुआ। नहीं तो पहले 7वीं भी बोर्ड की परीक्षा होती थी, आपको शायद पता हो। तो 7वीं बोर्ड तक मैं, जिन अर्थों में आप मेधावी कह रहे हैं उन अर्थों में मेधावी था मैं, और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 7वीं की परीक्षा में, अंग्रेजी में भी, मैथ्स में भी और बाकी सभी संस्कृत जैसे विषय में भी। लेकिन बाद में मेरी पढ़ाई का ह्रास हुआ। बहुत सारे कारण थे उसके। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी रही, क्योंकि घर में पिताजी सेमी गवर्नमेंट सर्विस में थे, ट्रांसपोर्ट की सर्विस में थे, और जो मेरे मैट्रिक करने के वर्ष में ही रिटायर हो गए। और सेमी गवर्नमेंट सर्विस में पेंशन नहीं होती है, और हमसे बड़े भाई, 3 बड़े भाई थे, सारे भाई हमारी नौकरी में थे और मैं अकेला था, उस समय पढ़ रहा था। तो 7वीं के बाद जब मैं स्कूल में गया, हायर सेकेंडरी स्कूल में गया, तो वहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ाई से, खेल कूद में ज़्यादा मैं लग गया। पढ़ाई से मेरी रुचि कम हो गई और उस दौरान कुछ ऐसे शौक किताबों के पढ़ने के लगे। लेकिन उस समय हमारे घर में जासूसी उपन्यास और उस तरह के रोमांटिक उपन्यास भी आते थे। माँ को पढ़ने का शौक था, हमारे जो मंझले भाई थे उनको पढ़ने का शौक था, तो वो किताबें मेरे घर में आती थी। तो पढ़ने का शौक एक, मतलब जो आगे चल के थोड़ा सा इसमें मेरी रुचि हुई लिखने पढ़ने में, वो उस शौक ने मुझे काफी संबल प्रदान किया और मैं उस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ सका, थोड़ा बहुत काम कर सका। थोड़ा रुकते हुए मैं कहना चाहूंगा सर, मेधावी का मेरा जो सेंस था जी, वो मार्क्स से नहीं था, जो आप कितना ज्यादा आउट ऑफ 195 मार्क्स लाए। मेधावी का मैं अपने दर्शकों को भी क्लियर कर दूं और आपको भी स्पष्ट कर दूं, जो इन द सेंस था, जो हमारे देश के जितने मेधावी छात्र हुए वो अंक प्राप्त करने में अव्वल नहीं आए। जैसे नलिन विलोचन शर्मा को ले सकते हैं, प्रेमचंद को ले सकते हैं, वो कभी अव्वल दर्जे के मार्क्स, फर्स्ट और सेकंड, मुश्किल से सेकंड डिवीजन आया, चाहे प्रेमचंद हो या नलिन विलोचन शर्मा हो। लेकिन आप में जो मेधा थी, जिसके बल पर दर्जन भर किताब
यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इतना ही सेंस आगे सर नहीं, वो मैं समझ गया आपके कहने का मतलब, लेकिन मेधावी कहने का मतलब ये थोड़ी पृष्ठभूमि बताना जरूरी जी था जी जी कि कहाँ से इसकी नींव पड़ी लिखने पढ़ने की। जी। तो वो थोड़ा सा था। और मैं उसके बाद फिर जब पिताजी अवकाश प्राप्त कर चुके और मुझे फिर संघर्ष करना पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए, तो पिताजी के पास उतने पैसे थे नहीं, जो उनको पैसे मिले थे वो सब घर वगैरह बनाने में लगा दिए थे उन्होंने। तो मैं बहुत उस दौरान बड़े कष्ट से गुजरे मेरे। मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी की, घर जाके पढ़ाया भी, बाहर भी पढ़ाया। कुछ उसके बाद बिहार आंदोलन शुरू हो गया, तो उस आंदोलन में मैं शरीक हो गया, तो उसके चलते भी 1-1.5 साल का वो अलगाव हुआ पढ़ाई से। उसका धीरे धीरे हमने कहा कि नहीं, पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी मुझे उस क्षण अनुभव हुआ कि नहीं, मैंने बहुत कुछ खो दिया है पढ़ाई से अलग रह के। कुछ दूसरी विषयों में मैंने जासूसी उपन्यास पढ़ने बहुत सारा समय लगा दिया, खेल कूद में बहुत सारा समय निकाल दिया। उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, अब पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो भी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए हिंदी में किया, फिर पीएचडी भी की। और उसके दौरान लिखना पढ़ना चलता रहा। उस समय की पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छपने लगी थी, कहानियां छपने लगी थी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हुआ, लेकिन बाद में भी मेरी बहुत रुचि छपने में नहीं रही। लिखता भी मैं बहुत कम हूँ, बहुत मात्रा में, परिमाण में नहीं लिखता, लेकिन कम लिखते हैं तो 12 पुस्तकें हैं, अगर ज्यादा लिखते तो पता नहीं सैकड़ों पुस्तकें होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस मामले में आलसी हूँ कहना चाहिए जी। तो रेडियो से आप कैसे जुड़े? रेडियो से भी जुड़ाव उसी दौरान हुआ कि जब ग्रेजुएशन मैंने किया, उसके बाद कुछ जो हमारे मित्र थे वो आकाशवाणी जाया करते थे, मुझे कोई उसका अनुभव नहीं था। और एक मेरा मित्र था बीएन कॉलेज में मेरे साथ, गौरी शंकर मेहता। मैं उसका आज तक ऋणी हूँ कि अगर वो नहीं होता तो मैं आकाशवाणी में नहीं गया होता। उसको पता था कि मैं लिखता हूँ, वो भी अच्छा कवि है, गौरी शंकर राजहंस के नाम से मशहूर है, वो बहुत अच्छा कवि है। तो लेकिन उसकी उसकी रुचि कभी, उसका शौक नहीं रहा कि वो आकाशवाणी जाए प्रोग्राम दे। मुझे ले गया, उसने कहा कि चलो तुम युवाणी में पहले तुम प्रोग्राम दो। तो मैं कुछ लिख के ले गया, फिर वहाँ युवाणी में जमा किया, फिर वहाँ प्रोग्राम मेरा शुरू हो गया। तो इस तरह से करके फिर बाद में मैंने ऑडिशन वगैरह दिया, तो वहाँ कैजुअल अनाउंसर के तौर पर युवाणी से जुड़ा। तो ये तो कैजुअल के दिनों की बात हुई। मैं बहुत अरसे तक लगभग 88 तक, मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक मैं आकाशवाणी पटना से जुड़ा रहा और प्रोग्राम करता रहा, अनाउंसमेंट ड्यूटी करता रहा, कैजुअल के तौर पर जुड़ गई। और 88 में यूपीएससी से फिर वैकेंसी आई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, और वहाँ मैं गया, इंटरव्यू दिया मैंने, और वहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यूपीएससी के, माने ईपीएससी के तहत। यूपीएससी से अचीव। तो इसीलिए मैं जो मेधावी कहा लगता है, जो आप पर फिट बैठता है मेधावी, लेकिन आपने उसको कट करने का प्रयास किया। चलिए, इट्स ओके। आप मेरे दर्शकों को बताएं, जो आपने जो जीवन में जो मूल्यवान कुछ अनुभव किए, जो क्षण को या जिस चीज को जो आगे बढ़ने में सहायक हो सके और वो हमारे दर्शकों को बड़ा ही मूल्यवान होगा, तो वो जरा अनुभव शेयर। मेरे लिए हमेशा ये लगता रहा, शुरू में भी लगता था, मैं थोड़ा डाइवर्ट हुआ था दूसरे विषयों की तरफ, खेल कूद में चला गया और इन सब में कामों में उलझ गया, तो लेकिन तब भी लगता था और अब भी लगता और हमेशा लगता है कि परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिना परिश्रम के आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो परिश्रम चाहे जिस रूप में आप करें, चाहे लिखने पढ़ने में करें, जिस क्षेत्र में भी करना चाहें, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरा कहना सिर्फ इतना है। तो परिश्रम आप जितना करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी शक्ति आपकी लगेगी उसके भीतर, जितनी ऊर्जा आप उसमें डालेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी और जल्दी मिलेगी। उसके लिए आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं कि आज अगर मुझे 2 किलोमीटर चलना है और किसी दुकान तक हमको पहुंचना है, तो अच्छा आज चल दिया, चलो छोड़ो कल चलेंगे, अच्छा छोड़ो आज नहीं जाते, परसों जाएंगे। ये जो एक आमतौर से होता है, एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, तो मुझे ये लगता है कि ये इसको अगर आप त्याग देते हैं
और आप परिश्रम से काम लेते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी ऐसा है, हो ही नहीं सकता। मतलब धीरे धीरे कार्य में सफलता ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो तो स्पाइडरमैन वाली कहानी तो हर कोई जानता है कि वो चढ़ रहा था, वो एक बार सफल हुआ, 2 बार सफल हुआ, आखिर उसने पूरी दीवार जी 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 17 टाइम में वो विन कर गया। जी। तो उसी तरह से है कि आप एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, आपको सफलता कई बार नहीं मिलती, आपको लगता है कि क्या पता मेरे अंदर ही कमी है। कमी आदमी के अंदर नहीं होती है, होती है क्या कि आप सही समय पर सही प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो बस यही आपको माने जिजीविषा भी होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए और आपको समय की परख होनी चाहिए। समय आप अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगला समय क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि ये समय मेरा असली समय हो कि हम इस समय जो काम करें वो सफल हो जाए। मिनट टू मिनट का प्रोग्राम होना चाहिए लाइफ में सफल होने के लिए। हर क्षण आपका कीमती है, हर क्षण आपका मूल्यवान है। एक और जो हमारी जिज्ञासा है, चूंकि मैं भी आपको काफी दिनों से जानता हूँ, जब आप आकाशवाणी पटना में सहायक निदेशक हुआ करते थे कार्यक्रम के, और आज भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उस क्षणों में भी आप रूपक लिखते थे, कई नाटक लिखते थे जो अन्य लोग नहीं कर पाते हैं। ये कैसे सब संभव होता था? देखिए, ये तो मेरे उसी कैजुअल के दिनों की देन है। और आकाशवाणी में जो व्यक्ति भी होता है, चाहे वो किसी पद पर हो, कोई भी काम करता हो, उसके अंदर बहुत सारे कामों को करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। यानी कई बार होता है कि हम प्रोग्राम करने बैठे हैं, उस समय तो लाइव भी प्रोग्राम हुआ करते थे कई, और वार्ताकार का आना निश्चित है या कहानीकार का आना निश्चित है कि वो आएगा, लेकिन एन टाइम पे मालूम हुआ कि अरे वो वार्ताकार, उन्होंने तबीयत खराब हो गई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, या नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया। अब नहीं आया, उस समय तो फोन वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो पता भी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अब 5 मिनट पहले तक अगर हमने इंतजार किया और नहीं आया वो, और मान लीजिए पर्यावरण पर उसकी वार्ता है 5 मिनट की, तो क्या करेंगे हम? 5 मिनट तक हम संगीत तो नहीं बजाएंगे, कुछ तो बोलेंगे। और क्या बोलेंगे हम? जाहिर है कि अगर उस जगह पे पर्यावरण पे बातचीत होनी है या वार्ता होनी है, तो हमको पर्यावरण पे बोलना है। तो हम पर्यावरण पर तुरंत उस समय हमको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर स्क्रिप्ट लिख के और एयर पे जाना होता है। कोई नहीं आया, मान लीजिए कि फिल्म संगीत पर आधारित कोई कार्यक्रम है, उसमें कोई नहीं आया, तो क्या करेंगे हम? गीतों भरी कहानी है, उसमें कोई नहीं आया, तो हमें तुरंत कहानी लिख के रिकॉर्ड छाट करके। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, हुआ क्या था, छोटा सा है। मैं उस दिन युवाणी में ड्यूटी में था और शाम को समाचार में मुझे खबर मिली कि राज कपूर की डेथ हो गई है। तो अब मुझे लगा कि राज कपूर की डेथ हो गई है, न्यूज में ये आ गया है, ये बात आ गई है, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे तो कुछ श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना चाहिए। कैसे करें? तो शाम का समय था, युवाणी 6 से 8 होती थी उस वक्त शाम में, तो उस समय तक ऑफिस बंद हो जाता था, ऑफिस के लोग चले जाते थे, सिर्फ शिफ्ट के लोग रहते थे, जो ड्यूटी अफसर हुए, अनाउंसर हुए, कंट्रोल रूम के लोग हुए, वो लोग होते थे। तो वहाँ बहुत सारा मटेरियल ड्यूटी रूम में पड़ा होता था, रिकॉर्ड्स होते थे एलपी। वहां से जाके मैंने 4-5 रिकॉर्ड जो राज कपूर की फिल्मों के संयोग से मिल भी गए, तो वो 2-4 गानों के रिकॉर्ड मैं लेके आया। और उसके बाद 5-10 मिनट का न्यूज होता था, 10 मिनट के न्यूज के अंदर जब तक न्यूज चल रहा है, तब तक मैंने जल्दी जल्दी राज कपूर के ऊपर जो कुछ मेरे जहन में था वो सब सारा मैंने लिखा, और लिख के वो प्रोग्राम प्रेजेंट किया मैंने। करीब 20 मिनट का प्रोग्राम था, जिसमें फिल्मी गानों के साथ राज कपूर की बातें, राज कपूर की फिल्मों की बातें, राज कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम हमने किया। तो ये चैलेंज, चुनौती आपको हर वक्त होती है आकाशवाणी में। ठीक है, मतलब बहुत लोग वो चुनौती स्वीकार नहीं करते, जैसा आपने कहा कि बहुत लोगों को मैं देखा कि नहीं करते। मैं जी, क्योंकि मैं जाते रहता हूँ, देखते हैं जो वो अपना उनका काम सिर्फ विजिटर से मिलने पर हो जाता है अधिकारी। मुझे ये चूंकि लिखने पढ़ने का शौक था, लिखने की आदत थी, और ये हर चीज को मुझे चुनौती की तरह लेना पसंद था कि अच्छा ये काम नहीं हो पा रहा है, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। तो ये एक आदत है मेरी, शामिल है, जो आज भी है। तो हर काम के लिए आदमी को तैयार रखना चाहिए, इमरजेंसी के वक्त। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
अभी अगर कोई आदमी आकाशवाणी से जुड़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, आकाशवाणी की बात मैं नहीं करता, मैं रेडियो की बात करूंगा। आकाशवाणी तो एक संस्था है और रेडियो जब कहता हूं तो बहुत सारी संस्थाएं, जैसे रेडियो में आकाशवाणी भी शामिल है, उसमें प्राइवेट एफएम भी शामिल है, उसमें विविध भारती भी शामिल है, मतलब जितने ऑडियो मीडियम सारे हैं या मीडिया जिसको कहें वो सारे शामिल हैं। तो कहीं भी आप रेडियो में जहाँ की आपकी आवाज ही महत्वपूर्ण है, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, आपकी पृष्ठभूमि नहीं दिखाई देती, आप वहां अपने ऑडियंस तक आप अपनी आवाज के सहारे पहुंचते हैं। तो आपकी आवाज में, आपकी अदायगी में, आपकी बातचीत में, आप जो प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की शैली में वो बात होनी चाहिए कि हमें आकृष्ट करे अपनी तरफ। आप क्यों, अमीन सयानी आपने सुना ही होगा नाम, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर रहे हैं, और वो जब कहते थे कि बहनों और भाइयों आइए बीना का गीत माला, उस जमाने में हुआ करते थे, लोग रेडियो से चिपक जाते थे। अपने यहाँ पटना में जैसे लोहा सिंह बहुत मशहूर नाटक हुआ, रामेश्वर सिंह कश्यप का वो नाटक, जिसमें स्वयं भूमिका करते थे कश्यप जी उसमें लोहा सिंह की, तो वो लिखते भी थे और करते भी थे। तो शाम होते ही लोग रेडियो से चिपक जाते थे और रेडियो के सामने बैठ जाते थे कि लोहा सिंह को सुनना है। क्यों? तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपनी आवाज पर काम करना चाहिए। अगर आप रेडियो से जुड़ना चाहते हैं और आप रेडियो में प्रस्तुति के तौर पर, प्रस्तुतकर्ता के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज पे काम करना पड़ेगा। तो आवाज देखिए, आवाज किसी की खराब नहीं होती, आवाज सबकी अच्छी होती है, लेकिन रेडियो में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका उच्चारण, यानी स को आप श नहीं कह सकते, श को आप स नहीं कह सकते, है ना, ये हिंदी शब्दों के उच्चारण है। उसी तरह से रेडियो में हम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप उसी तरह से, आप अगर उर्दू के शब्द का प्रयोग करना तो आपको पता होना चाहिए कि नुक्ता कहाँ कहाँ लगता है, किन शब्दों में लगता है वो। अब खुदा आप नहीं कह सकते, आप खुदा कहना पड़ेगा, है ना। किसी का नाम मान लीजिए कि जलील खां है तो उसको आप जलील खां नहीं कहिएगा, क्योंकि वो अर्थ बदल जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको उच्चारण और आवाज पे काम करना पड़ेगा। आवाज तो वॉइस कल्चर एक अलग चीज होती है कि आपको वॉइस को कल्चर करना पड़ता है, कि आप उसके बहुत सारे उपाय हैं कि कैसे कैसे आप वॉइस कल्चर कर सकते हैं। अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना, खुद अपनी गलती पता चलती है उससे। तो ये बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर साहित्य के हैं तो आपको साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, नहीं, आपको साहित्य का भी ज्ञान उतना ही होना चाहिए। संगीत का भी एक कार्य साधक ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। यानी अगर कोई सारंगी बजा रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आदमी सारंगी बजा रहा है। अगर कोई वायलिन बजा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वायलिन बजा रहा है, और वायलिन किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ना। अगर कोई गा रहा है तो आपको ये, शास्त्रीय गायक है अगर कोई गा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ख्याल गा रहा है, कि ध्रुपद गा रहा है, कि ठुमरी गा रहा है, कि टप्पा गा रहा है, क्या गा रहा है ना। तो ये चीज है। और कोई संगीत का आदमी है तो उसको भी साहित्य के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेमचंद कौन थे और फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे, है ना, विश्व साहनी कौन थे। विभिन्न विषयों पर स्टूडियो होना बहुत, क्योंकि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं ना। आपके पास खेल के लोग आते हैं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन आता है, कोई फुटबॉल का आता है, कोई बैडमिंटन का आता है, तो आपको बैडमिंटन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि बैडमिंटन में हमारा देश कहाँ है, विश्व में किस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं बैडमिंटन की, कौन कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी विश्व में हुए हैं, अपने राज्य में बिहार में कौन हुए हैं, मतलब ये एक ज्ञान जरूरी है। तभी आप एक सफल प्रस्तुतकर्ता के तौर पर रेडियो से आप जुड़ सकते हैं। ये तो हुआ एकेडमिक जो आपने बताया, और टेक्निकल क्या क्या टूल्स है जिसको पकड़ना। टेक्निकल टूल्स पे टेक्निकल उस तरह का काम नहीं होता है। अगर मान लीजिए उसमें बहुत सारे
अनाउंसर के तौर पे आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाती है कि आपको जो जहाँ बैठते हैं स्टूडियो के अंदर वहाँ पैनल रहता है, वहाँ लाइट रहती है, वहाँ आपको क्या क्या ऑपरेशन, अब तो कंप्यूटर आ गया है, पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। नहीं, मेरा पूछने का सेंस था प्रोसेस से। जैसे बहुत सारे लोग जो नहीं जुड़े हैं तो स्वाभाविक उनकी जिज्ञासाएं होगी, मतलब कैसे क्योंकि आप सहायक निदेशक कर रहे हैं तो हमारे दर्शक को ये जरूर लगेगा जो उनसे ये सवाल करना चाहिए तो उन्हीं की तरफ कैसे कैसे वो जुड़ बाकी सकते द हैं प्रोसेस भर्ती के लिए। देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोसेस है और उसके लिए मालूम है आप सबको वैकेंसी निकलती है, तो आकाशवाणी में अगर जाना है तो आकाशवाणी की वैकेंसी पर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, पहले जैसे प्रोग्राम इंस्टीट्यूट का यूपीएससी से होता था तो अब यूपीएससी अब उसको कंडक्ट नहीं करता है, अब वो एसएससी से होता है। तो जब कभी होता है तो एसएससी से होगा तो सारे विज्ञापन निकलते हैं अखबारों में, न्यूज में, और रेडियो के अंदर भी वो समय समय पर उद्घोषणा उसकी की जाती है। दर्शक अपना विजिलेंट रहे। तो जैसे अन्य नौकरी की खोज वो करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखते हैं, अखबार देखते हैं, या टीवी पे आजकल आ जाता है तो उससे ही पता चलता है बहुत सारी बातों का। तो उस तरह से वो उनको सतर्क तो रहना पड़ेगा कि अगर उनको रेडियो में जाना है तो रेडियो के बारे में छानबीन करें, वहां जाके भी पता कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है कि नहीं। बहुत सारा वास्तव में डॉक्टर किशोर जी आपने हमारे दर्शकों के लिए कुछ मूल्यवान सुझाव दिए हैं, हमारे दर्शक भी अमल करेंगे और उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा। और इसी से रिलेटेड जो आपने कहा, जो रेडियो भी पत्रकारिता का एक अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इन दिनों जो पीत पत्रकारिता की प्रचलन चली है, जिसे येलो जर्नलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, उस पर आपकी पैनी दृष्टि क्या? हर व्यक्ति पता नहीं किस दिशा में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, मैं कहना चाहूंगा। और दौड़, ये मुझे तो लगता है कि ये दौड़ हर समय में, हर युग में ये दौड़ रही है और आदमी भौतिकवाद के पीछे दौड़ता है, मुख्य जो कारण वही है। लेकिन जहां तक पत्रकारिता को अगर हम, आप जो सवाल आपने किया, तो पत्रकारिता आज की जो है वो थोड़ी सी जिसे हम राजनीतिकरण कहते हैं पत्रकारिता का, वो हो जाने से आपको लगता है कि ये पीत पत्रकारिता है। पीत पत्रकारिता में अब है कि अब एक चैनल कोई चाहे तो किसी आदमी को गिरा या उठा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं। तो एक अगर किसी के पक्ष में बात कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी के पक्ष में बात कर रहा है तो दूसरा उसके विपक्ष में बात कर रहा है, तीसरा थोड़ा न्यूट्रल दिखाई देता है, लेकिन वो भी न्यूट्रल कितना है। मेरे कहने का मतलब ये है नटसेल में, जो पीत पत्रकारिता का आपने बहुत अच्छा कहा, ये कई क्षेत्र है। हाँ। लेकिन मेरा जो फोकस्ड क्षेत्र है, जो यहाँ पर कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो विज्ञापन के लिए बड़े बड़े पत्रकार, एडिटर घुटना टेकते हैं, हर जगह कंप्रोमाइज करते हैं, और इसे भी मैं पीत पत्रकारिता का एक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी को अपना चैनल चलाना है या अखबार चलाना है, विज्ञापन अगर उसे नहीं मिलेंगे तो कैसे अखबार चलाएगा? लेकिन वो चैनल चलाने के लिए, विज्ञापन के लिए हम अपनी जमीन तो नहीं बेच देंगे, मैंने समस्या को तो नहीं हम दबा देंगे। मैंने जो भूमिका इतनी थोड़ी सी अलग हटके आपको बताई, वो उसके पीछे ही कारण है कि ये मूल्य समाप्त हो गए हैं। जिस जमीर की बात आप कर रहे हैं कि अब मूल्य रहे नहीं, अब सब लोग दौड़ में है, एक रेस है यहाँ कि कौन ज्यादा। क्योंकि देखिए है क्या कि आप किसी के सामने चाहे घुटने टेकें, चाहे आप किसी से भीख मांगे, चाहे आपको किसी से सहायता मिले आर्थिक, वो तीनों अलग अलग रूप है, लेकिन है वही जो आप बता रहे हैं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ या यह कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ से अच्छे यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे और जॉब भी किए, देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, जब 3 पिलर असफल होता है तो 4th पिलर से लोग टकटकी निगाह लगाते हैं, जो ये तीनों का वो मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन जब ये व्यक्ति विज्ञापन के लिए किसी हद तक गिरेगा, आखिर कहीं ना कहीं सरकार को तो विज्ञापन छपाना ही पड़ेगा। सरकार जाएगी कहाँ? सरकार को अगर एक विज्ञापन निकालती है, ज्यादातर आरोप इसी बात के लगते हैं कि जो भी सरकार रहे, कोई एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार रहती है, जाहिर है कि उसके पास सारे मतलब को संपन्न करने वाले साधन होते हैं,
चाहे किसी को आर्थिक रूप से संपन्न कर दे, चाहे अवार्ड दे दे, चाहे उसको जी बहुत सारे हैं उसको उपकृत करने के लिए उसके पास, ठीक है ना। तो जो भी सरकार होती है, जाहिर है कि चैनल या जो भी पत्रकार हैं वो उसके प्रो तो रहते हैं, और इसलिए रहते हैं कि उन्हें उससे लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो दो तरफी चीज है ना, कि सरकार भी चाहती है कि वो उसका प्रचार हो, नहीं, निश्चित तौर हमारे पर। कहने का मतलब सर, चूंकि आप आकाशवाणी में रहे, टेलीविजन में रहे, ये सरकार का सरकारी तंत्र है। यहाँ यदि सरकार विरोधी बात नहीं चलता है तो अब दूसरी बात है। पत्रकारिता का मेन मकसद होता है सरकार की खूबियों को भी उजागर करना और उसकी खामियों को भी उजागर मैंने करना। इसी साहित्य या पत्रकारिता समाज का दर्पण होता है। तो मैंने इसीलिए मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ इस चीज को ना, कि ये मूल्यों का जो ह्रास हुआ है ये सभी जगह होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कितने निष्पक्ष हो सकते हैं, और कितना जमीन हमको अलाउ करता है कि हम कितना नीचे जा सकते हैं, या हम अपने को स्थिर रख सकते हैं अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि मुझे 5,000 मेरी सर्कुलेशन हो जाए, मुझे विज्ञापन मिलने लग जाए, मैं 4 स्टाफ रख लूं ताकि मुझे सुविधा हो, तो आपको कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। उसी बात को मैं लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ। जो जब देश गुलाम था सर, तो इस देश में जितने बड़े बड़े राइटर थे, लेखक थे, संपादक थे, वो खुद पत्र निकालते थे, खुद बांटते थे, वितरण करते थे। और कई का तो मैंने भी इंटरव्यू छापा है, एक आध दो मिल गए तो कहे जो हम पढ़ पढ़ के सुनाते भी थे, क्योंकि उस समय एजुकेशन इतना नहीं था। समय बहुत बदल गया है ना। मैं इसीलिए बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि अब जिस अंधी दौड़ में हम लोग जा रहे हैं, वो उस अंधी दौड़ में कहाँ पहुंचेंगे हमें भी नहीं पता है। नहीं, तो मेरा पूछने का मकसद ये था इस प्रश्न के आड़ में, जो इसका घातक परिणाम क्या होगा। घातक परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, जगह जगह जो वैमनस्य फैल रहा है लोगों के बीच में, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है लोगों के मन में, हम एक दूसरे के ऊपर जल्दी भरोसा करने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब क्या एक दिन में तो नहीं हुआ है, ये सब धीरे 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 ऐसे ही मूल्य बदलते हैं या बिगड़ते हैं। तो आपको नहीं लगता ये साहित्यकारों की भी लेखनी थोड़ी कुंद हुई है, मध्यम पड़ी है, जो आग जो उगलती थी आजादी के समय, उस सुधार में कमी आई? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर क्षेत्र में हुआ है। उस चीज को भी दिनकर को भी तो याद कर सकते हैं सर। राज्यसभा सांसद थे, लेकिन सरकार के विरुद्ध में लिखने से थोड़ा भी नहीं हिचकते थे। देखिए, हर चीज का एक बुरा मतलब एक अंधेरा पहलू होता है, और एक सामने जो दिखाई देता है उसका उजला पहलू होता है। उजला पहलू हमें बहुत बार दिखाया जाता है कि ये है, अंधेरे पहलू को हम देखना चाहते हैं जब हम उसके अंदर जाते हैं। तो उसी तरह से ये पत्रकारिता या जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता और ये उसके दोनों पहलू हैं। तो अंधेरा पहलू तो हम देख पा रहे हैं उसका, लेकिन उसका उजाला वाला जो पहलू है वो हमने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए नजरअंदाज कर दिया है, जो आपकी बात सही है कि आप कहते हैं कि साहित्यकारों को, कवियों को, इनको लिखना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन जब हम एक दौड़ में शामिल हो गए हैं, हमें लगता है कि हमें तुरंत प्रतिष्ठा मिल जाए, तुरंत पद मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, तुरंत विज्ञापन मिल जाए, तो या नहीं तो सरकार के को भाजन न रहे, सरकार के हमदर्द बने रहे, तो कहीं न कहीं भविष्य में मिले। हाँ, तो ये प्रवृत्ति अब बढ़ गई है ना। तो उनको हम किस ढंग से साहित्यकार कहेंगे, मानेंगे? ये तो मुझे गले नहीं उतरता। अगर लेखनी को ही हम बंद कर देंगे किसी जो भौतिकवादी चकाचौंध में लिप्त होकर के। नहीं, देखिए, बंद करने की बात नहीं, हर आदमी का क्षेत्र, सोच का दायरा अलग अलग होता है। अब जैसे अगर मेरी बात मैं करूं, अपनी बात करूं, तो मैं कभी कहीं कोई मेरी राजनीतिक टिप्पणी कहीं नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। हालांकि मैं राजनीति में गहरे जुड़ा बिहार नहीं, लेकिन मैंने आपके कई प्रश्न सुने हैं, घंटा घंटा भर का आपका भी इंटरव्यू देखा है, उसमें तलखी रहती है। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इंटेंशनली आप दूसरे ढंग से नूर को पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं आक्रमण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात समाहित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रहेगी। लेकिन ये है कि तब भी ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसको शांति से करते रहें, हम किसी और पे उंगली ना उठाएं, कोई हम पे उंगली ना उठाए। क्योंकि है क्या ना, कि आप जैसे ही आप किसी के ऊपर आप कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, लिखते हैं, तो फिर एक जो गुटबंदी, एक खेमेबाजी जो आजकल शुरू हो गई है,
वो उसने बहुत नुकसान किया है, लोगों का, देश का, साहित्य का, कला का, हर क्षेत्र का नुकसान किया है। क्योंकि मैंने कई विद्वान जो तथाकथित पीएचडी, जीआरएफ, नेट प्रोफेसर कहते हैं, वो भी भय खाते हैं कि कहीं हमारा वो प्रमोशन न रुक जाए, कहीं कुछ हो न जाए, और इसीलिए वो जी। लेकिन एक जो और मूल्यवान प्रश्न है, और समय को देखते हुए चूंकि कई और प्रश्न मेरे बाकी है, साक्षी है शब्द। अवकाश प्राप्त करने के बाद लोग आराम करते हैं, लेकिन अभी आप साक्षी हैं शब्द के लिए, लगता है जो बहुत ऊर्जावान तरीके से, बहुत तैयारी, स्टडी करके, और देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्वानों को आप जोड़ते हैं। ये जो आप में ऊर्जा आई है अवकाश के बाद, जब आराम करते हैं लोग और आप काम करते हैं कई और ज्यादा ऊर्जावान होकर, ये कैसे है? ये ऊर्जा तो हमेशा रही है, ऐसा नहीं है। अभी कल तो इसके 100 एपिसोड पूरे हुए हैं। जी जी जी, इसीलिए तो मैं ये प्रश्न रखा हूँ सर। और वो 100 एपिसोड जो पूरे हुए हैं, उसमें देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लब्ध ख्याति प्राप्त विद्वान है। वो देखिए, ये जो ऊर्जा जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अचानक ये ऊर्जा तो ये थी ही, पहले से थी। आकाशवाणी में काम करता था तब भी थी, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी नौकरी में होते हैं तो बहुत सारे बंधन होते हैं आपके ऊपर, आपकी बहुत सारी सीमाएं होती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे रूल रेगुलेशन लागू होते हैं जो आप स्वतंत्र तौर पे आप नहीं कर सकते किसी शासकीय सेवा में रहते हुए। तो वहां मेरे हाथ बंधे हुए थे, तो मैं बहुत सारे काम दिमाग में था, मैं नहीं कर पाता था। तो और ऑफिस के प्रति मैं ईमानदार रहा, तो मुझे उसके लिए, ऑफिस के लिए पूरा टाइम मेरा ऑफिस में जाता था। तो ये सारे क्षेत्र मेरे, लेकिन ये सब जो है वो रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि अब वो काम मैं कर सकता हूँ सारे स्वतंत्र तौर पे। जी, फ्रीडम है, अब आपको सरकार सैलरी नहीं काट सकती है, सैलरी नहीं काट सकती। और अब मुझे ये नहीं सोचना है कि सुमन जी को बुला रहे हैं तो दो लोग कहें क्या रहे, परमिशन लेना होगा, और दो लोग कहें क्या रहे, सुमन जी को क्यों बुला रहे हैं भाई, फला को क्यों नहीं बुला रहे हैं। 10 तरह की चीजें हो जाती हैं। या मैं कोई किसी ने कह दिया कि हाँ भाई, अच्छा आप कहाँ काम करते हैं, तो मैं अमूल की फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो यहाँ तो आपने बोल दिया अमूल की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन रेडियो में हम नहीं बोल सकते क्योंकि वहां विज्ञापन हो जाएगा। तो वहां इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। तो ये तो एक अलग बात हुई। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सबसे पहले किताबें पूरी की। ये दो जो मेरी किताबें हैं, आत्मकथा के 2 खंड हैं, फेड इन फेड आउट और 30 साल लंबी सड़क। तो ये दोनों किताबें कहानी संग्रह है, नई कहानी पुराना पाठ हुआ है व्हाट्सएप। तो ये कहानियां बहुत सारी मेरी लिख के रखी हुई थी, लेकिन तो ये सब किताबों पर काम करना था, तो वो सारा मैंने पहले कंप्लीट किया। और ये 500 पेज की किताब लग रही है। 400 पेज की है। तो ये इन सबको मैंने पहले कहा कि इसको करूं, इस पे काम। इसको जब ये सारा हो गया और 2019 की जनवरी में मैं रिटायर हुआ, और उसके बाद फिर 2020 तक में ये किताबें, मतलब मैं प्रकाशित नहीं हुई थी, मैंने काम खत्म लगभग कर लिया था। और जब मैं इसको प्रकाशित कराया जा रहा था तब कोरोना का प्रवेश हो गया 2020 में, मार्च के बाद। तो सब उसके बाद सारा बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया ही आफत में आ गई, तो कुछ करना मुश्किल था। उसके बाद फिर सितंबर के आसपास मुझे लगा कि बहुत समय हो गया, और अब घर में बैठे हो तो कितना बैठो, कुछ करने के लिए किताबें थी, तो ये किताबें प्रकाशित होने से भी उस समय रह गई थी क्योंकि कोई सब तो बंद था, प्रकाशन ही बंद था, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि ऐसा चलो, कुछ लोगों ने शुरुआत की थी उस समय ऑनलाइन, कुछ कवि गोष्ठी, कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो इसमें इंटरव्यू की शुरुआत हम करते हैं। तो पहले हमने अपने जो मित्र मंडली थी हमारी अलग अलग शहरों में, तो उनको पहले मैंने जोड़ा, उनसे शुरुआत की। वैसे करते करते करते, तो कहते हैं ना कि लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो उसी तरह से लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और 100 की संख्या पहुंच चुकी है इसकी। और इसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इसमें जुड़े, और एक से एक हर क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े, चाहे साहित्य, संगीत, खेल, समाज सेवा, चित्रकला, नृत्य, हर तरह के लोग इसमें आए, और बाहर के विदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़े।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव ही रहा। और मैं हर बार हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ मुझे सीख मिलती है। सीखना जो एक मैं जो आपने उस इसके पहले जो प्रश्न किया था कि क्या करें लोग, उनको क्या करना चाहिए किसी आदमी को आगे बढ़ने के लिए, तो ये सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई आपसे बड़े हों, जानकार हों, उसी से सीखते हैं। मैं तो कभी कभी बच्चे से भी सीखता हूँ, उससे भी मुझे सीख मिलती है, आपसे सीख मिलती है, उनसे सीख मिलती है। तो मैं उस सीख को बस ग्रहण कर लेता हूँ तुरंत, मैं अपने पिटारियां बंद कर देता हूँ। अभी भी लिखनी नहीं रुकी होगी, तो कुछ जो प्रकाश्य पुस्तकें हैं उसके बारे में। प्रकाश्य पुस्तकें हैं मेरे 5-6 के आसपास रेडियो नाटक हैं लिखे हुए। तो वो रेडियो नाटक, रंगमंच के नाटक तो प्रकाशित हो चुके मेरे 6 मंचीय नाटक मेरे प्रकाशित हुए थे 2019 में। और उसके बाद अभी रेडियो के नाटक हैं कुछ जो आकाशवाणी के लिए मैंने लिखे थे, तो वो 5 या 6 नाटक हैं वो। तो उन पर अभी काम करना है, क्योंकि रेडियो के हिसाब से लिखा था और बहुत पहले लिखा था, तो कुछ चीजें उसमें मुझे लग रही हैं कि ठीक करनी पड़ेगी। तो वो है। उसके अलावा एक कविता संग्रह है जो लगभग कंप्लीट है। तो चूंकि 2-3 किताबें आ गई हैं तो मैंने थोड़ा रुक गया कि कविता संग्रह एक वो निकालना है। तो ये 2 मेरी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो 2-4 लाइन जो प्रेरित करने वाला हो, जब कविता संग्रह लिख रहे हैं हमारे दर्शकों को सुना दें। अपनी कविता ही याद नहीं रहती है। आज जैसे एक गीत लिखा था हमने और उस पर फिर फिल्म भी बनाई थी। आज सजन नैनों में आए, आज सजन नैनों में आए, इंद्रधनुष पलकों पर छाए, आज सजन नैनों में आए। तो ये गीत है मेरा पूरा, और ये इस गीत को हमने कंपोज भी कराया, फिर इसको हमने इसका फिल्मांकन भी किया। तो बड़ा अच्छा ये गीत है, आज सजन नैनों में आए। जो आज के युवा हैं वो काफी दिग्भ्रमित हम जो देख रहे हैं इक्के दुक्के को छोड़कर, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? युवा दिग्भ्रमित नहीं है, आज के युवा तो ज्यादा जागरूक हैं। बहुत तरह से वो मतलब वो टेक्निकली वो बहुत साउंड है। जितना मुझे नहीं आता उससे ज़्यादा कहीं उन्हें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन चीज़ों का नॉलेज है। दूसरा है कि अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है वो। उन्हें क्या करना है, उनके सामने लक्ष्य सामने है पूरा। वो उनको जो करना है वो उनको पता है कि क्या क्या करना है। हम लोग के ज़माने में पता नहीं होता था। फादर ने कहा कि अच्छा नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, भले ही उसकी रुचि डॉक्टर के क्षेत्र में नहीं हो। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरे पिताजी का कहना था, मैं साइंस से मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, साइंस स्ट्रीम। हाँ साइंस से किया था। और फादर का कहना था यानी तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम पढ़ाई करो साइंस की और डॉक्टर बनो। मेरी रुचि कतई ना साइंस में थी ना डॉक्टर बनने में थी। हाँ, उन्हें जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। और उनकी बैकग्राउंड और उनकी पढ़ाई लिखाई के स्तर पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है। असली बात जो आप कहे वही मेरा सेंस था। जैसे आप जो कह रहे हैं वो इलिट वर्ग में मैं देख रहा हूँ, इलिट वर्ग के जितने बच्चे हैं वो सब एकदम साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, और अपने लक्ष्य को टारगेट करके और मन को साध के बैठे हुए हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन मैं उन मास लेवल का, क्योंकि हम गांव गुरबा कस्बा में वो जो मैं देखता हूँ उनका जो संगत है वो बड़ी विचित्र लगता है। मैं 25 साल से पटना में रहता हूँ, कभी दाऊद बीघा के एक लड़के को नहीं देखा जो कुछ एक कलर को बढ़िया से निकाल पाए यूपीएससी बीपीएससी। देखिए मैं आप दाऊद बीघा तो बहुत दूर की बात है, पटना सिटी में मेरा घर हुआ अपना, और पटना सिटी में मेरा बचपन पूरा बीता, पूरा स्कूल कॉलेज सारा कुछ पटना सिटी में बीता। पटना सिटी में जो मेरी मित्र मंडली थी मुझे नहीं याद आता है 2-3 को छोड़ करके कि वो कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे गया हो, कोई अच्छी जगह उसने नौकरी की हो, या कोई बड़ा साहित्यकार हुआ हो, या कला के क्षेत्र में गया हो। तो ये उस परिवेश का, उस माहौल का बहुत बड़ा असर होता है कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं। अगर मैं उस माहौल में रहता तो शायद मेरी भाषा, मेरे बोलने की शैली
मतलब जो भी मैंने है हर चीज पहले कह दिया से मतलब जी, जी। उस ठीक नहीं होती। मैं वहां रह के भी मेरा कार्य क्षेत्र कार्यस्थल पूरा इधर था। आकाशवाणी जाता था, अखबार के लिए लिखता था, पत्रिकाओं में लिखता था, साहित्यिक गोष्ठियों में जाता था। तो इससे आदमी धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव करता है। आदमी के अंदर वो दूसरों को देखकर सीखने की जो इच्छा होती है, दूसरों से बहुत कुछ सीखता है आदमी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप उस परिवेश से आपको निकलना पड़ेगा। और बहुत सारे कारण होते हैं उसके, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, जिसके चलते बहुत लोग, आर्थिक पिछड़ापन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आर्थिक रूप से अगर जो लोग कमजोर हैं तो जाहिर है कि उन्हें पहले अपना पेट भरना जरूरी होता है, सोने के लिए एक घर चाहिए होता है। तो पढ़ाई बहुत बड़ी मतलब बाधित हो जाती है ऐसी नहीं, स्थिति जैसे मैं भी कई इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ में। ग्रामीण इलाके में भी, तो सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था की है। नवोदय विद्यालय है, स्कॉलरशिप सिस्टम है, भोजन देती है, पैसा देती है, वो ड्रेस के लिए देती है, किताब के लिए देती है, और उससे भी थोड़ा उम्दा पढ़ाई को कर ले तो गरीब से गरीब आदमी नवोदय कंप्लीट कर सकता है, और बिल्कुल। उसके लिए नहीं, बहुत बढ़िया से लोग बढ़िया। करते हैं। जब जी, नवोदय का रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूँ उसमें कि गांव के बच्चे बच्चियां बहुत सारे आते हैं उसमें, जी, बहुत विभिन्न अच्छे क्षेत्रों में अच्छी उनका पोजीशन। अच्छा हाँ, योगदान है। जी, हाँ, जी, जी। तो मेरा प्रश्न उन्हीं के लिए है जो हाँ, उन लोगों को आप क्या सुझाव हाँ, देंगे, कैसे नहीं वो इससे उभरे। नहीं वो आपने सिटी और का उदाहरण दिया, हमने दाऊद बीघा का दिया, लेकिन और इससे इसी भी से नीचे स्तर इसी पर, ग्रामीण स्तर। जी, इसी तरह से कि हम दूसरों को देख के भी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए ना कि अच्छा फला ने टॉप किया मान जी, लीजिए, जी, तो मेरे अंदर भी इच्छा हो कि अरे हम भी टॉप करते। जी, तो जी, कहने से सोचने से तो नहीं होगा टॉप। जी। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप देखिए, वातावरण बनाना पड़ेगा, आपको व्यर्थ की चीजों में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपको जो समय है आप पढ़ाई के लिए आपको देना पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से भी पढ़ते हो उस तरह से। तो आपकी बात को निचोड़ के तौर पर हम कहे तो वो एटमॉस्फेयर और जो कैंपेनियन है उसका बड़ा मूल होता है जीवन और को अभिभावक की बहुत बड़ी लेकर। भूमिका होती है इसमें। जी, कई बार मैं इस चीज को लेकर हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे से ही वो संस्कार आप देना शुरू जी, करते हैं ना कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब आपके 14-15 साल या उसके ऊपर जब हो जाते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि गरीब लोग भी, अमीर लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके पास बहुत पैसा है, उनके बच्चे बिगड़ भी जाए तो उनका क्या जाना है। हालांकि दोनों जगह नुकसान तो होता है, लेकिन जब तक उन्हें पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे कई उदाहरण है, आप जानते हैं। लेकिन जहाँ एक निर्धनता एक बहुत बड़ी बाधा है उनकी पढ़ाई में, वहां भी बच्चे, सबसे पहले बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, फिर और बड़ा हुआ तो उसके लिए लैपटॉप। लेकिन अब आपको ये अभिभावक को तो जरूर देखना चाहिए ना कि वो बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। वो अगर मित्रों में जा रहा है तो किस तरह के मित्र हैं, उसकी संगति कैसी है, उसकी कहाँ उठता बैठता है। ये जब तक इस पर नजर नहीं रखेंगे और इसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो वो तो एक उम्र होती है कि बच्चे को पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारी चीजें, रंगीन मिठाई ही देख करके मन उसका लगता है कि अच्छा ये रंगीन, इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसमें जहर भरा होगा, ये उसे नहीं मालूम होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। डॉक्टर किशोर सिन्हा जी, सारगर्भित बात हो रही है। अब मैं चाहूंगा जो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। अरे देशवासियों को इतना बड़ा मैं नहीं हूं कि देशवासियों को संदेश दूं। संदेश कुछ आप नहीं। सब लेखक हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, नहीं फिल्म नहीं मेकर हैं, तो मैं निश्चय देश ही चाहूंगा। नहीं, जी, उतना बड़ा नहीं हूँ कि देशवासियों को संदेश दूं। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जो करता हूँ बस अपनी खुशी के लिए करता हूँ, अपने आनंद के लिए करता हूँ। जिस काम में आनंद मिले उसमें करिए। जो अगर आपको अगर करियर बनाना है तो उसमें आपको आनंद ढूंढना पड़ेगा। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में भी आनंद ढूंढना पड़ेगा आपको, तब आप उसमें सफल हो सकते हैं। अगर आप उसको बोझ मान के करेंगे तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर उसे बोझ मान के करेंगे तो वो काम उसमें ना रोचकता आएगी और ना उसमें सफलता मिलेगी। तो मेरा ये सिर्फ सभी से निवेदन यही करना है कि आप जो भी काम करें उसे पूरी क्षमता से करें, निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें और आनंद जरूर उठाएं उस काम का। तो बस इतनी सी बात है।
डॉक्टर किशोर सिन्हा जी, आप टीकेपी न्यूज पर आए, इसके लिए आपको हृदय की बहुत गहराई बहुत से आभार सहित बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।